आज हम प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत ये टॉपिक्स हैं, इनका अध्ययन करेंगे। पहले एसी और डीसी में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा और जो दिष्ट धारा है उसमें क्या क्या अंतर है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, इनकी परिभाषाएं देखेंगे, होती क्या हैं। इनमें तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। और हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ या प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ है, कितने प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बनते हैं, उसमें से कुछ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। आज हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या क्या अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेट करंट बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको एसी भी कहते हैं, और दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट कहा जाता है या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे एसी और डीसी में क्या अंतर है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अंतर है इसमें, इसके परिभाषा के आधार पर पहला जो अंतर है इनकी परिभाषाओं के आधार पर। जैसे प्रत्यावर्ती धारा को हम कैसे परिभाषित करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते हैं, लगातार बदलते हैं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा में इसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं। जबकि जो दिष्ट धारा जो होता है उसमें इसकी दिशा कभी भी नहीं बदलती, परिमाण परिवर्तित हो सकता है और इसकी दिशा कभी भी परिवर्तित नहीं होती। जब परिमाण स्थिर रहता है तो उस स्थिति में हम एक समान दिष्ट धारा कहते हैं, और जिस स्थिति में जब इसका परिमाण परिवर्तित होता है एक ही दिशा में, तो उस समय हम उसको परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। तो पहला अंतर इसकी परिभाषा के आधार पर हो गया। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, और दिष्ट धारा का परिमाण परिवर्तित हो सकता है लेकिन दिशा परिवर्तित नहीं होता। इसके बाद है दूसरा परिमाण, परिमाण के आधार पर। परिमाण के आधार पर हम इसमें कैसे अंतर दर्शाएंगे। जैसे प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, समान वोल्टेज की जो प्रत्यावर्ती धारा का जो मान जो होता है उसका मान हमेशा दिष्ट धारा से अधिक होता है। यदि दो समान वोल्टेज की हम प्रत्यावर्ती धारा लेते हैं तो उस स्थिति में वहां पर प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिक होता है और दिष्ट धारा का मान कम होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से खतरनाक होती है और दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में खतरनाक नहीं होती। तो इस अंतर को हम कैसे और डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है Vrms इज इक्वल टू होता है V0 अपॉन √2। यदि हम समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा लें, जैसे मान लो 220 वोल्टेज है, RMS वैल्यू का मान है 220 वोल्टेज, तो उस स्थिति में यहां पर इसका जो शिखर मान होगा V0, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना मिल जाएगा। V0 इज इक्वल टू 220 इंटू √2। लेकिन डीसी करंट में ये केवल कितना रहेगा, 220 वोल्ट ही रहेगा, इसका मान नहीं बदलता है। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा में जो वोल्टेज का मान जो है, जो एक्चुअल मान है उससे कितना गुना हो जाता है, √2 गुना ज्यादा होता है, या इसका मान अपन लिखते हैं तो 311.13 वोल्ट के लगभग होता है। और जबकि दिष्ट धारा का मान केवल कितना रहता है, 220 वोल्ट ही रहता है। तो इससे इस पर दिख रहा है कि जो प्रत्यावर्ती जो धारा है उसका मान सेम वोल्टेज के लिए अधिक होता है और दिष्ट धारा का मान कम होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं परिमाण के आधार पर इसमें अंतर, प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है और दिष्ट धारा कम खतरनाक होती है।
इसके बाद तीसरा अंतर हम इसमें मापन यंत्र के बारे में कर सकते हैं, मापन यंत्र से रिलेटेड। तीसरा अंतर हम देख सकते हैं यहाँ पर मापन यंत्र से रिलेटेड, प्रत्यावर्ती धारा को जो मापने वाले जो यंत्र जो होते हैं वे ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। मापन वाले जो यंत्र होते हैं, जो प्रत्यावर्ती धारा को जो जिस यंत्र से नापा जाता है वे यंत्र ऊष्मीय प्रभाव वाले होते हैं, जबकि जिस यंत्र से दिष्ट धारा को जो मापा जाता है वे यंत्र चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इसके बाद है चौथा अंतर, हम इसके प्रभाव के आधार पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो मापन यंत्र जो होते हैं प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले, ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, और फिर मापन वाले जो यंत्र हैं प्रत्यावर्ती धारा के, ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, जबकि जो दिष्ट धारा को जो मापने वाले जो यंत्र होते हैं वे धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। इसके बाद जो ये प्रत्यावर्ती धारा जो प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, उसमें प्रत्यावर्ती धारा जो प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उसमें प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव ही प्रदर्शित करता है, जबकि जो दिष्ट धारा जो होता है ये तीनों प्रकार के प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से तीनों प्रकार? दिष्ट धारा चुंबकीय प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, ऊष्मीय प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, और रासायनिक प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। तो ये इसमें अंतर है। इसके बाद फिर पांचवा जो इसमें अंतर का जो टॉपिक है, विद्युत चुंबक मापन के जो बिंदु हैं, विद्युत चुंबक प्रत्यावर्ती तो धारा का जो उपयोग है विद्युत चुंबक बनाने में नहीं हो सकता। प्रत्यावर्ती धारा का जो उपयोग है उसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं हो सकता, जबकि दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में हो सकता है। तो ये अंतर का ये पांचवा बिंदु हो गया। फिर छठवां बिंदु है ट्रांसफार्मर। छठवां बिंदु है ट्रांसफार्मर। प्रत्यावर्ती धारा के साथ हम ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं, जबकि दिष्ट धारा के साथ हम ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद अंतर का जो सातवां बिंदु है, अंतर का सातवां बिंदु में हम देख सकते हैं विद्युत लेपन। प्रत्यावर्ती धारा को हम विद्युत लेपन में उपयोग नहीं कर सकते, जबकि दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत लेपन में किया जा सकता है। तो ये हो गया अंतर का सातवां बिंदु। इसके बाद फिर आठवां बिंदु तार में प्रवाह। इनका प्रवाह तार में कैसा होता है? तो तार में प्रवाह के आधार पर जो प्रत्यावर्ती जो धारा जो होती है वह जो तार जो होता है उसकी केवल ऊपरी सतह पर ही बहती है, और जबकि जो दिष्ट धारा जो होता है वह तार के समस्त जो अनुप्रस्थ काट जो होता है उसमें बहता है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा को बहाने के लिए जो तार का उपयोग करते हैं उसमें जो पतले पतले जो तार रहते हैं उसको एक साथ लपेट करके यूज किया जाता है, जबकि दिष्ट धारा में केवल एक ही मोटा तार लेते हैं। ठीक है, तार में प्रभाव हम कैसे इसमें अंतर डिफाइन करेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बीच? प्रत्यावर्ती धारा चूंकि तार के केवल ऊपरी सतह पर बहता है, इसलिए यहाँ पर हम तार के बहुत सारे बंडल लेते हैं, उसको मोटा करते हैं और उसमें से हम प्रत्यावर्ती धारा भेजते हैं, जबकि जो दिष्ट धारा जिसमें बहती है वह तार केवल एक ही मोटा तार होता है। तो ये हो गया तार में प्रवाह के लिए अंतर। इसके बाद एक और अंतर है इसके नियंत्रण के आधार पर। प्रत्यावर्ती धारा को हम चोक कुंडली से नियंत्रित करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को हम किससे नियंत्रित करते हैं? चोक कुंडली से नियंत्रित करते हैं, जबकि दिष्ट धारा को केवल ओमी प्रतिरोध से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर इन 9 पॉइंट के आधार पर हम बता सकते हैं, जिसमें से पहला है उसका डेफिनेशन या उसकी परिभाषा। प्रत्यावर्ती धारा का मान और उसकी दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है, जबकि दिष्ट धारा का मान और केवल मान परिवर्तित हो सकता है, दिशा कभी भी परिवर्तित नहीं होती।
परिमाण के आधार पर प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से ज्यादा खतरनाक होता है, जबकि दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होता है। क्योंकि यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, यदि समान वोल्टेज का प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा हो तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान जो होता है वह ज्यादा होता है, जबकि दिष्ट धारा का मान कम होता है। उसके बाद फिर मापन यंत्र के रूप में यदि इनका अंतर देखें तो जो प्रत्यावर्ती धारा को जो मापने वाले जो यंत्र जो होते हैं वे धारा के जो ऊष्मीय प्रभाव है उस पर आधारित होते हैं, जबकि दिष्ट धारा में जो दिष्ट धारा को जो यंत्र मतलब दिष्ट धारा को मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है वे केवल ऊष्मीय प्रभाव वाले चुंबकीय प्रभाव वाले होते हैं। और इनका जो प्रभाव है, प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, जबकि दिष्ट धारा चुंबकीय प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, ऊष्मीय प्रभाव भी प्रदर्शित करता है और रासायनिक प्रभाव भी प्रदर्शित करता है। विद्युत चुंबक के रूप में इसका अंतर देखें तो प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं होता, जबकि दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में होता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल एसी धारा में किया जाता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी धारा में नहीं होता। मतलब एसी प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा मतलब डीसी। उसके बाद फिर यह हो गया ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा में होता है, जबकि दिष्ट धारा में नहीं होता। विद्युत लेपन, हम प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन नहीं कर सकते, जबकि दिष्ट धारा में विद्युत लेपन का कार्य हो सकता है। तार में प्रवाह के लिए हम बता सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा चूंकि तार के केवल ऊपरी सतह पर प्रवाहित होती है, इसलिए यहाँ पर पतले पतले तारों को एक साथ मिला करके मोटा करके उसमें से हम प्रत्यावर्ती धारा भेजते हैं, जबकि दिष्ट धारा तार के संपूर्ण अनुप्रस्थ जो परिच्छेद होता है उसमें से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए हम यहाँ पर तार को हम एक मोटा तार ही हम यहाँ पर लेते हैं। इसके बाद फिर प्रत्यावर्ती धारा को हम नियंत्रित चौक कुंडली से करते हैं, जबकि दिष्ट धारा का नियंत्रण केवल ओमी प्रतिरोध से हो सकता है। तो ये था हमारा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा किसे कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा हम किसे कहते हैं। जनरली हम प्रतिरोध के बारे में सभी जानते हैं, यदि धारा के मार्ग में कोई रुकावट होता है तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, या रेजिस्टेंस इसको कहते हैं प्रतिरोध। धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान मात्रक ओम होता है। नोटेशन इसका इस प्रकार से इसका नोटेशन होता है। तो ये हो गया प्रतिरोध के बारे में। जनरली हम यहाँ पर ज्यादातर प्रतिघात और प्रतिबाधा इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं प्रतिघात किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंस। प्रतिघात अब हम किसको कहते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमी प्रतिरोध हो या कुंडली हो, या जिसको हम प्रेरकत्व कहते हैं, कुंडली का प्रेरकत्व होता है, या संधारित्र हो जिसकी धारिता होती है, तो इसमें से यदि कोई भी प्रतिघात में यदि क्या क्या बनने बताया, यदि प्रेरण कुंडली हो जिसको अपन कहाँ से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, या फिर संधारित्र हो जिसकी धारिता को हम सी से डिनोट करते हैं। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इनमें से कोई भी एक हो, प्रेरण कुंडली या
क्या हो, संधारित्र। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली हो या फिर संधारित्र हो तो उस स्थिति में वहां पर धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है उसको हम कहते हैं प्रतिघात या रिएक्टेंस। यदि मान लो हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें प्रेरण कुंडली है जिसको हम काहे से डिनोट कर रहे हैं, एल से डिनोट कर रहे हैं, तो वहां पर जो प्रतिघात जो होता है उसको हम काहे से डिनोट करते हैं, एक्स एल से डिनोट करते हैं। यदि मान लो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली एल हो तो वहां पर जो धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसे हम काहे से डिनोट करते हैं, एक्स एल से डिनोट करते हैं। और यदि मान लो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या हो, संधारित्र सी, संधारित्र की धारिता को अपन डिनोट करते हैं सी, तो उस स्थिति में वहां पर जो प्रतिरोध होता है, धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसको अपन काहे से डिनोट करते हैं, एक्स सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिघात के लिए। और इसका भी मात्रक ओम होता है, इनका भी मात्रक क्या होता है, ओम, ये इसका नोटेशन। और यहां पर इनके मान भी आप लोग को पता होना चाहिए। यदि किसी परिपथ में प्रेरण कुंडली है जिसको अपन काहे से डिनोट कर रहे हैं, एक्स एल से डिनोट कर रहे हैं, तो एक्स एल का मान होता है ओमेगा इंटू एल। एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, जहां ओमेगा प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग है। ओमेगा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग है। और जो एल है, एल आपका जो प्रेरण कुंडली है उसका प्रेरकत्व है। तो एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। इसी प्रकार से यदि मान लो इसको हम बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात, एक्स एल को क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। एक्स एल को बोलते हैं हम प्रेरण प्रतिघात। इसके बाद हम देखते हैं एक्स सी। एक्स सी का मान होता है 1 ओमेगा सी। यहां पर ओमेगा कोणीय वेग है और सी धारिता है, संधारित्र की धारिता। और एक्स सी का नाम है धारिती प्रतिघात, या इसको धारिता प्रतिघात भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया प्रतिघात के बारे में। प्रतिघात हम किसको कहेंगे, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली या संधारित्र में से कोई एक उपस्थित है तो उस स्थिति में धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसे हम प्रतिघात कहते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरण कुंडली है तो उस स्थिति में वहां का जो प्रतिघात होगा उसको हम एक्सएल से डिनोट करते हैं, और एक्सएल प्रेरण प्रतिघात कहलाता है और इसका मान ओमेगा एल के बराबर होता है। और यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि केवल संधारित्र हो तो उस स्थिति में वहां पर धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसको हम धारिता प्रतिघात कहते हैं, जिसको अपन एक्स सी से डिनोट करते हैं। और एक्स सी बराबर होता है 1 ओमेगा सी, जहां ओमेगा उसका कोणीय वेग है और सी संधारित्र की धारिता है। इन दोनों का मात्रक या प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला है, यहां पर परिभाषा देखना है, प्रतिबाधा हम किसे कहेंगे। प्रतिबाधा इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पीडेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। इसको हम कहां से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। अब यहां पर देखिए प्रतिबाधा जो होता है, यदि मान लो जो प्रत्यावर्ती परिपथ जो होता है उसमें यदि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, या तो प्रतिरोध हो जिसको अपन आर से डिनोट करते हैं, या फिर प्रेरण कुंडली हो एल से डिनोट करते हैं, या फिर संधारित्र हो जिसको हम उसकी धारिता को सी से डिनोट करते हैं। इनमें से 2 या 2 से अधिक
उपस्थित होते हैं, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इनमें से कोई दो हो या दो से अधिक उपस्थित हो, तो उस स्थिति में वहां पर जो धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसको हम कहते हैं उस परिपथ की प्रतिबाधा। मतलब इनमें से कोई दो उपस्थित हो या दो से अधिक, मतलब तीनों उपस्थित हो, तो उस स्थिति में वहां पर जो परिपथ में जो प्रतिरोध जो होता है या फिर धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं, जिसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। और इसका भी जो मात्रक जो होता है वह क्या होता है? ओम। क्योंकि सभी धारा के मार्ग में रुकावट है, प्रतिरोध है, सभी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, इसलिए सभी के मात्रक क्या होते हैं? ओम होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ। हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या एसी परिपथ बोलें, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। यहां पर हमारे पास तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से है एक पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रेरण कुंडली और तीसरा है संधारित्र। तो इसके आधार पर यहाँ पर हमको विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ मिलते हैं। तो यहाँ पर हमको कुल 7 प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ मिलते हैं। तो जिसमें से पहला है जिसमें केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध R हो। तो हमारे तीन जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसके आधार पर यहां पर हमको 7 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ प्राप्त होते हैं, जिसमें से पहला है जिसमें केवल क्या हो? ओमी प्रतिरोध R हो। दूसरा जिसमें केवल प्रेरण, जिसमें केवल धारिता हो, जिसमें केवल धारिता C हो। तीसरा है जिसमें केवल प्रेरण कुंडली L हो। उसके बाद चौथा जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा जिसमें R और C हो। R और C मतलब ओमी प्रतिरोध और धारिता हो। पांचवा जिसमें R और L हो, का मतलब जिसमें ओमी प्रतिरोध और प्रेरण कुंडली ये दोनों हो। छठवां जिसमें C और L हो, मतलब जिसमें धारिता और प्रेरण कुंडली हो। और जो सातवां जो प्रकार है जिसमें तीनों हो, जिसमें L भी हो, C भी हो और R भी हो। तो इस प्रकार से हमारे पास जो प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ हैं वे 7 प्रकार के हैं, जिसमें से पहला है जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध R हो। दूसरा है जिसमें केवल धारिता C हो और जिसमें केवल प्रेरण कुंडली L हो। और चौथा जिसमें R और C दोनों हो, मतलब धारित ओमी प्रतिरोध और संधारित्र जिसकी धारिता C होती है। और अगला प्रकार है जिसमें ओमी प्रतिरोध और प्रेरण कुंडली जिसका प्रेरकत्व तो L होता है। और छठवां प्रकार है जिसमें
संधारित्र और कुंडली दोनों हो। कुंडली का प्रेरकत्व को L से डिनोट करते हैं ना, और सातवां है जिसमें L भी हो, C भी हो और R भी। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के धारा परिपथ हैं। हम इनके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे जिसमें ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध हो। तो हम यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करते हैं, एक तो इसका विद्युत परिपथ देखा जाता है, दूसरा वोल्टेज के आधार पर यहाँ पर धारा का मान निकालते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर फेजर आरेख खींचा जाता है। फेजर आरेख कैसे खींचते हैं जिसके बारे में पिछली कक्षा में हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पहला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध R हो, उसके बारे में। तो पहला है जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध R। तो सबसे पहले हम इसका विद्युत परिपथ देखते हैं। यहाँ पर जो ओमी प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध R जो होता है, उसके साथ श्रेणी क्रम में हम AC सोर्स को जोड़ते हैं। AC सोर्स मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो स्रोत होता है उसको जोड़ा जाता है। तो यदि हम इसका विद्युत परिपथ देखें तो हमको पता है ये काहे का नोटेशन है, प्रतिरोध का नोटेशन है। इसके साथ हम श्रेणी क्रम में किसको जोड़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत, इसको अपन AC सोर्स बोलते हैं। और सपोज यहाँ का जो वोल्टेज है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t से दर्शाते हैं जिसको, और ये किसके बराबर है, ओमी प्रतिरोध R है। सपोज इसके बीच का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर है, VR के बराबर, और ये जो दिशा है धारा के बहने की दिशा को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वोल्टेज के लिए हम पहले धारा का मान निकालेंगे। वोल्टेज के लिए किसका मान निकालेंगे, धारा का मान। तो यहां पर लिखिए, माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है जिसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t से। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर पहला। अब यदि इसी क्षण या इसी समय परिपथ में बहने वाली धारा कितना है, I है, तो उस स्थिति में हमको पता है I बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटे प्रतिरोध। I इज इक्वल टू होता है V बटे R। ठीक है, मान लो किसी समय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण को अपन कैसे डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। यहाँ पर V को हम बोलते हैं वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, V0 इसका शिखर मान कहलाता है, ओमेगा कोणीय वेग है और t समय है। यदि इसी समय t समय में परिपथ में बहने वाली धारा कितना है, I है, तो उस स्थिति में I इज इक्वल टू कितना होता है, V बटे R। अब यहाँ पर हम V का मान रख देते हैं, अतः I बराबर हो जाता है, V का मान रखेंगे तो V0 साइन ओमेगा t बटे R, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पर I इज इक्वल टू V0 बटे R इंटू साइन ओमेगा t। अब यहाँ पर V0 बटे R को हम I0 से डिनोट करें तो उस स्थिति में ये हो जाता है I बराबर I0 साइन ओमेगा t। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर दूसरा, जहां I0 का मान कितना रखें, किसका मान I0 रखे हैं, V0 बटे R का मान, और I0 को हम बोलते हैं धारा का शिखर मान। ये है धारा का शिखर मान। ठीक है, अब यहां पर देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 में स्पष्ट है
इनके बीच कोई कलांतर नहीं है। कैसे कलांतर नहीं है, इसको अपन फेजर आरेख से देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा मूल बिंदु है। इस दिशा में हम समय को लेते हैं। यहां पर देखिए, इसको रहने दीजिए। यहां पर देखिए, इस दिशा में यदि x अक्ष के साथ इसका झुकाव ओमेगा टी हो, तो उस स्थिति में ये जो दिशा जो है, ये किसकी दिशा को प्रदर्शित कर रही है, I0 का। या उस स्थिति में यहां पर जो धारा का जो ताक्षणिक मान जो होगा वो किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। और यहां पर देखें, चूंकि जो दूसरा जो समीकरण है, पहले धारा के लिए मैंने बता दिया, अभी पहला जो समीकरण है, इससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल टू कितना है, V0 साइन ओमेगा टी। यहां पर भी ओमेगा टी ही है, इसलिए इधर भी इसी दिशा में होगा, क्योंकि यहां पर कोण कितना बना है, ओमेगा टी बना है, इसलिए ये V0 के बराबर होगा। तो इस स्थिति में इसका जो तात्क्षणिक मान जो होता है वह V के बराबर होता है। तो ये जो कहलाता है, ये फेजर आरेख कहलाता है। तो यहां पर देखिए, दोनों के बीच कोई कलांतर नहीं है, दोनों का ही जो मान जो है यहाँ पर कोण का मान वो ओमेगा टी के बराबर है। तो हम इससे ये बता सकते हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध होता है, तो उस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा के बीच कोई कलांतर नहीं होता। मतलब इन दोनों के बीच कला में कोई अंतर नहीं होता। मतलब जब वोल्टेज का मान अधिकतम होता है, कला में अंतर, कोई अंतर नहीं होने का मतलब क्या होता है, जब वोल्टेज का मान मैक्सिमम होगा तो उसी स्थिति में धारा का मान मैक्सिमम होगा, और जब वोल्टेज का मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान न्यूनतम होगा, तब उसी स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा का मान भी कैसा होता है, न्यूनतम होता है। तो उस स्थिति को हम बोलते हैं कि दोनों कैसे हैं, समान कला में है। तो ये कहलाता है इसका फेजर आरेख। इसके बाद हम देखते हैं इसका कला आरेख। इसका कला आरेख ये क्या कहलाता है, फेजर। अब इसके बाद देखते हैं हम इसका कला आरेख। कला आरेख में हम केवल यहां पर इसके कला के बारे में ही बताते हैं, इसमें कलांतर है कि नहीं उसके बारे में ही बताया जाता है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मूल बिंदु है। तो यहाँ पर I0 और V0 के बीच कोई कलांतर नहीं है, इसलिए हम इसको दर्शाते हैं। तो ये I0 और इसी में ये V0, केवल इतना बना देते हैं, तो ये कहलाता है कला आरेख। तो इस प्रकार से हम देखें यहां पर, जिसमें केवल ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध R हो, तो उस स्थिति में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है और जो प्रत्यावर्ती धारा है उसके बीच में कोई कलांतर नहीं होता। ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा, एक चीज और है यहां पर, हमको प्राप्त हुआ था, चूंकि I0 बराबर मिला था, किसका मान रखे थे, V0 बटे R का मान। तो यहां पर जो परिपथ का जो प्रतिरोध जो होता है, यहां परिपथ का जो प्रतिरोध होता है, परिपथ का प्रतिरोध, उसको अपन कहा थे डिनोट करेंगे R से, और R बराबर कितना होगा, ये इधर तिया गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V0 बटे I0। ये परिपथ का प्रतिरोध कहलाता है। हम प्रत्येक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए क्या क्या ज्ञात करेंगे, एक तो वहां पर वोल्टेज के आधार पर धारा का मान निकालेंगे, और उस परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे, और वहां पर वोल्टेज और धारा के बीच कितना कलांतर होता है उसको भी हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपन देखते हैं
दूसरा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल क्या होता है, संधारित्र होता है, जिसकी धारिता कितनी होती है, C होती है। दूसरा परिपथ देखते हैं अपन। जिसमें संधारित्र, जिसमें केवल संधारित्र C हो। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल संधारित्र C हो। यहां पर क्या करते हैं, जब इसका विद्युत परिपथ बनाते हैं तो संधारित्र के साथ जो AC सोर्स है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। संधारित्र का नोटेशन सभी को पता है, इस प्रकार से दो पैरेलल लाइन होता है जो कि संधारित्र के दोनों प्लेटों को प्रदर्शित करता है। तो ये नोटेशन किसका है, संधारित्र का है। इसके साथ इस में हम क्या जोड़ देते हैं, AC सोर्स। ये है आपका AC सोर्स। सपोज इसका जो वोल्टेज है V बराबर कितना है, V0 sin ओमेगा t के बराबर है, और ये धारा बहने की दिशा है, और एक इसकी धारिता कितनी है, C के बराबर है। सपोज इसके प्लेटों के बीच जो विभवांतर जो है वह किसके बराबर है, VC के बराबर। तो ये हो गया इसका विद्युत परिपथ, इस प्रकार से बनेगा। अब माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण का समीकरण को कहाँ से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t से डिनोट किया जाता है। सपोज इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर पहला। ठीक है, तो माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण कितना है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। इसी समय मान लो इसमें से धारा I बहती है। माना इसी समय परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा कितना है, I है। तो उस समय संधारित्र की जो प्लेट है उसको प्राप्त होने वाला आवेश यदि Q हो, इसी समय इस समय संधारित्र को प्राप्त होने वाला लिख देते हैं कि संधारित्र की प्लेटों को प्राप्त होता है। एक्चुअल में इस समय संधारित्र को प्राप्त होने वाला आवेश Q है। संधारित्र को प्राप्त होने वाला आवेश मान लो किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो उस स्थिति में हमको पता है संधारित्र की धारिता C बराबर कितना होता है, आवेश बटे वोल्टेज के बराबर। तो उस स्थिति में हमको यहां पर प्राप्त हो जाता है Q बराबर C इंटू V। Q बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, अब यहां पर हम समीकरण 1 से किसका मान रख देते हैं, V का मान। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V का मान रख देंगे V0 साइन ओमेगा t। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा। हमको पता है जो धारा जो होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर क्या होता है, धारा। चूंकि I इज इक्वल टू होता है dq बटे dt। अब हम यहां पर Q का मान रख देते हैं।
यहाँ पर देखिए आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा d बटे dt, Q का मान रख दो C V0 साइन ओमेगा t, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू d बाई डी टी। क्या है? अवकलन का नोटेशन है ये, तो हम यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जो t का फलन है वही t के सापेक्ष अवकलन होगा, बाकी जो t का फलन नहीं है वह अवकलन से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर अवकलन से बाहर क्या क्या हो जाएगा? c और v0, और केवल किसका अवकलन होगा? जो t का फलन। t का फलन क्या है? साइन ओमेगा t। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो I बराबर हो जाएगा c v0, और जब इसका अवकलन करेंगे, चूंकि यहाँ पर t केवल t नहीं है, ओमेगा t भी है, इसलिए एक बार अवकलन के पश्चात पुनः ओमेगा t का एक बार पुनः अवकलन होगा। तो उस स्थिति में हमको क्या मिलेगा? साइन ओमेगा t, जैसे साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो कितना होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन ओमेगा t का अवकलन हो जाएगा कॉस ओमेगा t, चूंकि ओमेगा t के स्थान पर है, इसलिए इसका एक बार पुनः अवकलन होता है। जब उसका अवकलन करते हैं तो उसका मान ओमेगा के बराबर मिलता है। तो हम इसको आगे लिखेंगे I इज इक्वल टू C V0 ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा t। अब यहाँ पर देखिए कॉस ओमेगा जो t जो होता है उसका मान को हम यदि साइन में बदलें तो किसके बराबर होगा? क्योंकि हमको पता है कॉस ओमेगा t बराबर होता है, इसको ऐसा करते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो उसके आधार पर ये क्या हो जाएगा? अतः I इज इक्वल टू हो जाएगा C V0 ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, या इसी को हम आगे ठीक है। यहां पर I इज इक्वल टू कितना है? C V0 ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब 90 अंश। तो I इसको दे देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर कितना हो गया? ये हमारा अगला इक्वेशन नंबर दे दीजिए, तीसरा। ये हमारा समीकरण नंबर हो गया तीसरा। अब यहां पर देखिए समीकरण नंबर जो पहला था v इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, यहां पर लिख दो। यहां I0 बराबर कितना है? ये जो मान है C V0 इंटू ओमेगा। I0 का मान कितना है? C V0 इंटू ओमेगा। अब यहां पर समीकरण नंबर जो पहला है और जो तीसरा है दोनों में क्या डिफरेंस है? वहां पर v इज इक्वल टू कितना था? V0 साइन ओमेगा t था। यहां पर देखो I इज इक्वल टू कितना है? I0 साइन ओमेगा t प्लस 5/2 है। ये जो 5/2 है ये कलांतर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कलांतर कहलाता है। यहां पर चूंकि प्लस है, धारा के साथ प्लस है, इसलिए हम यहां पर कहते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा जो है वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कितना अग्रगामी है? π/2 अग्रगामी है, क्योंकि इसमें प्लस है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अग्रगामी कहलाएगा। क्या? प्रत्यावर्ती धारा। किससे अग्रगामी कहलाएगा? प्रत्यावर्ती वोल्टेज से। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहां पर प्लस π/2 है। ठीक है, तो प्लस π/2 होने के कारण प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा की अग्रगामी। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम इसका फेजर आरेख भी देख सकते हैं। फेजर आरेख कैसा होगा? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु। ठीक है, तो यदि हम इसको V से दर्शाएं, ये कितना है? ओमेगा t है। तो ये क्या होगा? I0 I। ये जो कोण है ये कितने अंश का है? 90 अंश का है।
ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं ओमेगा टी से वोल्टेज से I0 कितना आगे है, 90 अंश आगे है, इसलिए ये इसका क्या कहलाएगा, फेजर आरेख कहलाएगा। इसी प्रकार से इसका कला आरेख, कला आरेख कैसा हो जाएगा, ये V0 को डिनोट करेगा और ये I0 को। इधर से देखिए V0 से कितना आगे है, 90 अंश आगे है, तो ये इसका क्या कहलाता है, कला आरेख। ठीक है, तो ये हो गया इसका फेजर आरेख और कला आरेख। इसके बाद देखिए, चूंकि I0 बराबर है CV0 इंटू ओमेगा, तो यहां पर देखिए हम इसको आगे लिख सकते हैं I0 बटे V0 इज इक्वल टू C इंटू ओमेगा। यहां पर देखिए, या सॉरी इसको ऐसा लिख लीजिए, V0 बटे I0 इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे ओमेगा इंटू C। इसकी तुलना ओम के नियम से हम करें, ओम के नियम से V बटे I इज इक्वल टू होता है R, अतः परिपथ का हम यहां पर क्या कहेंगे, प्रतिघात, परिपथ का प्रतिघात एक्स सी बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा/c। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें से हमने दो प्रकार के विद्युत परिपथ देखे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। पहला था जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध R हो, और दूसरा था जिसमें केवल संधारित्र हो। उसके लिए हमने यहाँ पर ज्ञात किया संधारित्र है, उस परिपथ के लिए जो प्रतिघात है उसका मान XC बराबर 1/ओमेगा/c। धन्यवाद।